खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। देर रात से रुक रुक कर लगातार यहां बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से जिले के अंदर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। देहरादून, उत्तराखंड, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई। कई इलाकों में भारी बारिश से बादल फटने भी जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में पानी भी भारी बारिश के चलते घुस गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ और प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तराखंड में आ रहे बाहरी पर्यटकों से अपील की थी कि वो देवभूमि आए तो मर्यादा में रहें, लेकिन लगता है कि बाहरी पर्यटकों को उत्तराखंड की शांत वादियों में हुड़दंग करने और माहौल को खराब करने की आदत सी पड़ गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के बाद अब डोईवाला में दिल्ली की पर्यटक महिलाओं ने शराब के नशे में धुत होकर होटल में स्थानीय महिलाओं के साथ मारपीट की है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को कोतवाली ले गई, जहां शराब के नशे में धुत महिलाओं और उनके साथी का मेडिकल कराया गया। उसके बाद पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत ही कार्रवाई की तैयारी में अब जुट गई है। हमारे सामने पानी की कंप्लेन करी थी हमने, तो उसको ठीक कराने के लिए हम होटल वाले से बात करने जा रहे थे। तो हम होटल वाले को बुलवा रहे थे, इतने में वो लोग हमसे उलझ पड़े, गाली गलौज की, उसने हाथ चलाया मेरे ऊपर और चेन भी खींची है उसने। अब बदतमीजी करने लगे सबके साथ, पीटने, और उन्होंने नशा भी कर रखा था। 2 महिलाएं थी, 1 पुरुष था। तो सर शराब के हाँ जी, उनमें से तीनों की यही हालत है। क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए कि एक तो जो हमारी चेन खो रखी वो भी, और साथ में टूरिस्ट यहाँ आकर ऐसे आम आदमी को पीटेगा, ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करेंगे? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो श्यामपुर थाना पुलिस को लगभग सुबह 6 बजे सूचना मिली थी कि पीली नदी पुल थाना श्यामपुर में NHAI के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 4 मजदूर रात को नदी के बीच में टापू पर सोए हुए थे। लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया और मजदूर टापू में ही फंस गए। तुरंत श्यामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और SDRF एवं कंट्रोल रूम को भी स्थिति के बारे में अवगत कराया, लेकिन समय का अभाव होने और लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण NHAI की क्रेन बुलाकर सभी मजदूरों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया, जिस पर जनता ने और मजदूरों ने पुलिस की अत्यधिक सराहना भी की। तो 4 मजदूर टापू में फंस गए थे। हालांकि अच्छी खबर ये रही कि पुलिस की समझदारी से, पुलिस की सूझबूझ से क्रेन की मदद से चारों मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तो देवभूमि में उत्तराखंड के अंदर सावन महीना शुरू होते ही कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाता है, जिसमें कांवड़िए गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। कांवड़ यात्रा में करीबन करोड़ों कांवड़िए हर साल देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं, पर जिस तरीके से कोविड-19 पूरे विश्व को अपनी जड़ में जकड़ रखा है, उसे देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, महिलाओं और युवाओं ने पथरी थाने पर धरना प्रदर्शन किया है। शादीशुदा महिला को भगाने को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया। युवती को सकुशल वापस लाने की मांग भी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को किसी तरह हालांकि शांत करवाया। युवती को सकुशल बरामद करने का पुलिस ने आश्वासन दिया है।
तो लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए सीएससी अधीक्षक ने कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा है कि इस समय थोड़ी सी जागरूकता व सावधानी डेंगू व मलेरिया के प्रसार को रोक सकता है। अधीक्षक ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान डेंगू मलेरिया फैला तो इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा, ये कहना था उनका। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं। इस समय इनके मच्छरों का प्रजनन समय चल रहा है। यदि लोग जागरूक होकर इनसे सावधानी बरतें तो इनसे बचा जा सकता है। उनका कहना है कि कोई भी अपने घर के आसपास किसी भी बर्तन या कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दे, जिससे डेंगू का और जो लार्वा है वो फैल सके। लोगों को जागरूक करें, बताएं कि घर में पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, कोई बर्तन ना रखें, अपने कूलर को चेक करें या गमलों को चेक करें। मनी प्लांट जो एक पौधा होता है उसमें पानी नियमित रूप से बदलें। इस पर भी हमने फोकस किया। तो देवभूमि उत्तराखंड में सावन महीना शुरू होते ही कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाता है, जिसमें कांवड़ी गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं। कांवड़ यात्रा में करीबन करोड़ों कांवड़िए हर साल देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं, पर जिस तरीके से कोविड-19 पूरे विश्व को अपनी जड़ में जकड़ रखा है, उसको देखते हुए उत्तराखंड में इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। कांवड़ियों से अपील की जा रही है कि वो हरिद्वार गंगा जल लेने ना आए। इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां अलग अलग तरीके से शुरू कर दी है। अब साधु संत भी कांवड़ियों से अपील करने के लिए सामने आने लगे हैं। वो कांवड़ियों से अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वो वहीं से ही गंगा जल लेकर शिवालयों पर गंगा जल चढ़ा आए। कोरोना के कारण आज देश में नहीं अपितु दुनिया में महामारी है। भारत सरकार और WHO इन तीनों का निर्णय आज भी वही है। जो हमारी परिस्थिति है देश की और समाज की और दुनिया की, उसको ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यह निर्णय इसलिए स्वीकार्य है, यह निर्णय इसलिए प्रशंसनीय है और सराहनीय है क्योंकि कोरोना नामक महामारी पूरी दुनिया में व्याप्त है और उस परिस्थिति के कारण यह निर्णय लेना अनिवार्य था। मैं कांवड़ियों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, ये कहकर कि इस बार कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका है उसे देखकर प्राण सत्ता अथवा मानवीय संपदा और मानवीय प्राण तत्व को प्राथमिकता दी गई है। जीवन पहले है, जीवन की रक्षा पहले। तो लालकुआं कोतवाली के अंतर्गत रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित नरूला होटल में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। होटल कर्मियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी फॉरेंसिक टीम को दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने महिला के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। मेरे लड़की आए होटल में मर गई है, ये मारी गई मेरी लड़की। किस कारण से मारी बताओ, पुलिस वालों को बताओ है? किसने मारा? वीडियो में निकला होगा और कैमरा में निकलना होगा है? मेरी लड़की कैसी मरी गई? कौन था, कहाँ का था, कितने जने हैं? मेरे लड़की का गला दबा रखा, मेरे को अभी दिखाया नहीं। मेरी लड़की को अभी तक लड़की को दिखाया नहीं मेरे को अंदर। एक महिला का होटल में शव मिलने की सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और मृतका के परिजनों को बुला लिया गया है और उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, विवेचना के बाद ही ये सब बातें बताई जा सकती हैं। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है। जो भी विस्तृत विवेचना होगी वो की जा रही है और उसके बाद ही तथ्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है। तो कोरोना कर्फ्यू के चलते बकरीद के त्योहार को लेकर सीओ मंगलौर ने कोतवाली में ग्रामीण की बैठक आयोजित की। ग्रामीणों के साथ बैठक में सीओ ने कहा कि ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अहम त्योहार है। बकरीद के त्योहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की उनके द्वारा अपील भी की गई है, जिससे किसी को भी धार्मिक ठेस ना पहुंचे। खुले में पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए और साथ ही कुर्बानी करने के बाद पशुओं के अवशेष को
सोशल मीडिया पर पोस्ट भी ना किया जाए। सोशल मीडिया पर पशुओं के अवशेषों को पोस्ट करने व अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी के बाद पशुओं के अवशेषों को खुले में ना फेंकें। कोरोना कर्फ्यू के चलते सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्वक इस त्योहार को मनाए जाने की अपील की गई। आजकल कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई कुर्बानी करते हुए पोस्ट डाल दी, तो वो पोस्ट न डाली जाए इस तरीके की सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे। इस संबंध में भी सबसे चर्चा की गई है और अभी हम यहाँ के जो हमारे मुफ्ती मासूम साहब, मुफ्ती रियासत साहब जो क्षेत्र के हैं, तो उनसे भी संबंध में बात कर लेंगे कि इसमें ईदगाह में सांकेतिक रूप से हमारा अनुरोध रहेगा कि नमाज की जाए ताकि अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो। ईद उल फितर के वक्त भी उन उलेमा हज़रात के द्वारा इस संबंध में पूरा कॉपरेशन दिया गया था। तो मसूरी में पर्यटकों को कोविड जांच रिपोर्ट स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के साथ ही अब होटल में बुकिंग होने पर मसूरी में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बीते शनिवार और रविवार को मसूरी में दोपहिया वाहनों में प्रवेश पर रोक लगाई गई। साथ ही पर्यटकों को वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है और उनसे सभी जरूरती कागजातों के बाद ही उन्हें मसूरी जाने के लिए दिया जा रहा है। कोठाल गेट पर भी भारी तादाद में पुलिस बल तैनात दिखा और सघन जांच के बाद ही वाहनों को मसूरी में प्रवेश करने के लिए दिया गया। मसूरी में जो गाइडलाइन जारी की गई है कि बिना कोई भी कोविड टेस्ट, होटल बुकिंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के मसूरी में प्रवेश नहीं किया जाएगा। तो हम कोठाल गेट पे चेकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम किमाड़ी वाला जो रूट है हमारा, उस पर भी चेकिंग कर रहे हैं और जिसके पास जो भी नॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है, उसको एंट्री दी जा रही है। इस बार मसूरी में 6 सब इंस्पेक्टर, लगभग एक प्लाटून, एक सेक्शन PAC और 15 कांस्टेबल वहाँ पे लगाए गए हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम से शनिवार को राज्य में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। जिले से VC के माध्यम से जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, क्षेत्र विधायक मुकेश सिंह कोहली एवं लाभार्थी महिलाओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग भी लिया। विधायक श्री कोहली एवं जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने लाभार्थी महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरण कर शुभकामनाएं दी। तो विकासखंड के ग्राम चोरपानी में देर रात हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ग्राम चोरपानी के नयन सिंह के 2 कमरे इसमें बह गए। आपको बता दें कि कल रात रामनगर में देर रात हुई बारिश की वजह से कई लोगों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। रामनगर के चोरपाई क्षेत्र के नयन सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी निगी कॉलोनी चोरपानी का मकान देर रात हुई बारिश के कारण बह गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि तेज बारिश से आए दिन नाले में बहाव आ जाता है, जिससे नयन सिंह के घर में रह रहे अन्य 3 भाई व उनके परिवारों को पड़ोसियों की मदद से बचाया गया। इसमें नयन सिंह और उनके भाइयों का आधे से ज्यादा मकान नाले में समा गया, जिसमें घर में रखा सारा सामान भी नष्ट हो गया है। दुर्घटना है, दुर्भाग्य है। बादल फटने के कारण से जो पानी जिस प्रकार से अति वेग से आया, तो उसमें एक मकान पूरा बहा, एक को क्षणिक। तो मैं भी उस क्षेत्र में गया था, वहाँ प्रशासन भी पहुँच गया था, सिंचाई विभाग के लोग पहुँच गए थे, मैं भी गया था। तो वहाँ जो तात्कालिक जो व्यवस्था की जा सकती है बचाने के लिए, उसको जो लाइनिंग थी, जो केनाल, उसको साफ कर दिया गया है और उसमें जाल डालने की बात तुरंत हुई है कि जो इतने भी जाल हो सकते हैं तात्कालिक, क्योंकि जो परमानेंट तो बाद में ही होगा, उसके भी आदेश कर दिए गए कि देवी आपदा के तहत उसके प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें या DM या जिला प्रशासन को भेजें, तो वो भी तुरंत कर दिए जाएंगे, लेकिन बरसात के बाद ही वो काम हो पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले अहम खबर की। उत्तराखंड की 240 मेगावाट क्षमता की छिबोरा जल विद्युत परियोजना पर बताया जा रहा है कि पावर हाउस में शनिवार शाम को 2 श्रमिक लापता हैं। श्रमिकों के सामान से आशंका जताई जा रही है कि ये श्रमिक पावर चैनल से ही लापता हैं। श्रमिकों के साथ काम करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम
नहीं है, जिससे कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। श्रमिकों द्वारा ये भी कहा गया है कि पावर हाउस में जो पेंटिंग का कार्य कराया जा रहा था, उसी गैस से भी श्रमिक शायद बेहोश होकर पानी में गिर गए होंगे। श्रमिकों के लापता होने की सूचना पर 15 घंटे बाद पुलिस प्रशासन को मिली। पावर हाउस में श्रमिकों की खोजबीन के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भी मौजूद रहे। दो आदमी गायब हुए सर। कहाँ पर गायब हुए? अंदर पारो छिबरो क्या पारो। काम कर रहे थे आप लोग? पेंटिंग का काम कर रहे थे जी। अच्छा जी। तो क्या कौन कौन थे वो लोग? एक थेपाराम था जी, एक ये सीताराम नाम था, नाम राशि। कहाँ के रहने वाले थे? एक हिमाचल का है जी, एक सराड़ी के। दो आम जानकारी अब तक जो मिली है उसमें है कि कल 3 लोग वहाँ पेंटिंग करने गए थे और अंदर पेंटिंग का काम चल रहा है इसके अंदर। तो शाम को एक आदमी तो बाहर आ गए हैं, लेकिन 2 लोग मिसिंग हैं। अभी अंदर सर्च किया जा रहा है, उसके अलावा जानकारी की जाएगी कि इसमें और क्या संभावना है। फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है कि कोई इस पर कमेंट कर सकें, तो अभी हम सर्च कर रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके बाद मौजूद हूँ विकासनगर क्षेत्र के छिपरो पावर हाउस, जो 60 मेगावाट जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। कल शाम को यहाँ पर 2 श्रमिकों जो लापता हुए सुरंग के अंदर, उनका कोई पता नहीं चल रहा है अभी तक। उनके परिजन यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और देखे किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर विलाप कर रहे हैं, इनके परिजन यहाँ पर। और अभी तक सरकार ने कोई सूद नहीं ली है, ना ही कोई इनकी जो है सूद ले रहा है। और कहने में ऐसे भी सुनाई में ये भी दिया जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा श्रमिकों को काम करने के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की है। और जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, आजकल पेंटिंग का काम चल रहा है। पेंटिंग इतने नशे वाला है कि कोई आदमी जो है आधे घंटे तक सुरंग के अंदर नशा नहीं कर सकता। लोकमंच न्यूज़ से गदम पर खान की ये रिपोर्ट। तो जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा फरियादियों की शिकायत व समस्याओं को सुनने व उसका निस्तारण करने की दिशा में नवीन, सकारात्मक व माननीय पहल देखने को मिल रही है, जिसकी हर तरफ सराहना भी हो रही है। आपको बता दें, शिकायतकर्ताओं को सहूलियत भी लगातार इसमें देखी जा सकती है। जिलाधिकारी का ये अंदाज पद और कुर्सी के कारण गुरूर में डूबे बेअंदाज हो चुके अधिकारियों व कर्मचारियों के समक्ष नजीर भी पेश कर रहा है। भारी संख्या में शिकायत व प्रार्थना पत्र लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में आने वाले फरियादियों की तादाद बताती है कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निस्तारण स्थानीय स्तर, ब्लॉक, तहसील, थाने पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण उन्हें आला अधिकारियों के समक्ष आकर अपनी आपबीती बतानी पड़ती है। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, ये शासन के निर्देश हैं और अधिकारी समय से कार्यालय में बैठे। और चूँकि अभी कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो कार्यालयों में अनावश्यक भीड़भाड़ भी न हो, इसी को देखते हुए ये व्यवस्था बनाई गई है कि सबको बैठने के लिए कुर्सी वगैरह की व्यवस्था है। और शिकायतकर्ता आते हैं, बैठते हैं, और फिर अधिकारी बारी बारी से उनके पास जाके उनकी शिकायतों को सुनते और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। सर, कल भी एक विकलांग जो है कि पीड़ित आई हुई थी और आपने सीढ़ी पर बैठ करके खुद जो है कि उसकी पीड़ा को सुना है, कि एक सुखद संदेश जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो शिकायत करते, देखिए वो घुटने कुर्सी पर नहीं बैठ पा रही थी और नीचे अपने व्हीलचेयर बैठी थी, तो उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसीलिए बैठ के सुन लिया। ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन शिकायतों का सही निस्तारण हो, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। और जो शिकायतकर्ता हम लोगों के पास कार्यालय में आते हैं, उनकी शिकायतें उनकी और हम लोग प्रभावी कार्यवाही करें, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके, हम लोग का पूरा प्रयास है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विद्याधर जुड़ गए हैं। विद्याधर, काफी तादाद में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि जहां तमाम अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अपने पद का इतना गुरूर होता है कि वह फरियादियों की बात को सीधे मुंह सुनते तक नहीं है।
ऐसे में जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा की तरफ से एक सकारात्मक पहल देखने को मिली है कि जहां फरियादी घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि वह अपनी फरियाद उच्चाधिकारियों तक पहुंचा सके, और ऐसे में वो इंतजार करते रहते हैं। लेकिन जिलाधिकारी जौनपुर ने एक पहल शुरू की है। उन्होंने एक व्यवस्था की है कि जो भी फरियादी फरियाद लेकर के आता है, पहले उसको समुचित स्थान पर बैठाया जाता है और खुद जिलाधिकारी उठ करके जा करके बारी बारी से फरियादियों के यहाँ जा करके खड़े होकर के उनकी फरियाद को सिर्फ सुनते ही नहीं है, बल्कि उसका निस्तारण करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और प्रयास रहता है कि तुरंत ही उनकी शिकायतों का, उनकी मुश्किलों का निस्तारण कर दिया जाए। या तो तुरंत हो जाता है या तो संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है, और खुद उस बात की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा करते हैं। बिल्कुल विद्याधर, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।